नमस्कार। अहमदाबाद ये शहर सिर्फ अपनी चाय और ढोकले के लिए ही नहीं जाना जाता। इसके कुछ गलियों में ऐसी कहानियां भी दफन हैं जो सीधे सिस्टम के दिल पर सवाल उठाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये न्याय और भ्रष्टाचार के बीच की एक असली लड़ाई है। तो चलिए देखते हैं कि ये उलझी हुई गुत्थी हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी का टोन सेट करने के लिए चलिए इसके एक मेन कैरेक्टर की सोच को समझते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जीतेश कुमार कहते हैं, न्याय सही या गलत के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। बस ये एक लाइन हमें उस दुनिया की झलक दे देती है जिसमें हम दाखिल होने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कानून आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी के कंट्रोल का हथियार बन जाए। और इसी दुनिया में हमें मिलते हैं दो पुलिस वाले। ये कहानी का असली संघर्ष है जो इन्हीं दो किरदारों के टकराव से पैदा होता है। एक तरफ वो है जो इस सड़े हुए सिस्टम को बनाए रखना चाहता है, और दूसरी तरफ वो जो उसे जड़ से हिलाने की हिम्मत करता है। देखिए, वर्दी तो दोनों एक ही पहनते हैं, पर दोनों के लिए इसके मायने जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारे इंस्पेक्टर हितेश कुमार, बिल्कुल नए आदर्शों से भरे हुए। वो मानते हैं कि वर्दी का मतलब है जवाबदेही, कानून के प्रति और लोगों के प्रति। और फिर दूसरी तरफ है उनके सीनियर एसीपी जितेश कुमार। उनके लिए ये वर्दी सिर्फ कंट्रोल और पावर का एक जरिया है। उन्होंने रिश्वत और अपने असर का एक ऐसा जाल बिछा रखा है जहां इंसाफ की बाकायदा बोली लगती है। और फिर एक रात कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। शहर की एक शांत गली में एक जाने माने बिजनेसमैन राजीव खन्ना की लाश मिलती है। मर्डर इतनी सफाई से किया गया है कि ना कोई संघर्ष का निशान है, ना कोई गवाह, बिल्कुल एक प्रोफेशनल हिट जैसा। ये केस आता है एसीपी जितेश के पास, और वो इसे बड़ी ही लापरवाही से इंस्पेक्टर हितेश को थमा देते हैं। शायद उन्हें लगा होगा कि ये तो बस एक रूटीन केस है, पर वो गलत थे। अब जैसे ही हितेश जांच शुरू करते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें फौरन शक होता है कि बॉस, ये कोई आम मामला तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा है, मतलब जरूरत से ज्यादा। और यहीं उन्हें मिलता है पहला सुराग, जो सुराग कम और पहेली ज्यादा लगता है। तो देखिए, पहली नजर में सब कुछ कितना सीधा लगता है। राजीव खन्ना की लाश मिली, उसके ठीक पास में एक कीचेन पड़ा है जिस पर लिखा है आरके, है ना। ज्यादातर पुलिस वाले इसे एक सीधा साधा क्लू मानकर आगे बढ़ जाते, लेकिन हितेश के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। उन्हें लगा कि ये सब कुछ ज्यादा ही आसान है, मानो किसी ने जानबूझकर ये सुराग वहां उनके लिए छोड़ा हो। और यहीं हितेश का दिमाग तेजी से काम करता है। वो समझ जाते हैं कि वो सिर्फ एक कातिल को नहीं ढूंढ रहे। नहीं, उनका सामना किसी ऐसे शातिर दिमाग से हो रहा है जो पुलिस की जांच को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो उन्हें गलत रास्ते पर दौड़ाना चाहता है, और बस यहीं से पूरे केस की दिशा ही बदल जाती है। हितेश को ये तो साफ हो गया था कि इस मर्डर का असली मकसद खून खराबा नहीं बल्कि पैसा है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो लाश को छोड़कर पैसे के पीछे जाएंगे। और बस फॉलो द मनी का ये फैसला एक ऐसी बड़ी साजिश की परतें खोलना शुरू कर देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और उन्हें मिलता क्या है? कोई एक दो बुरे लोग नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा सड़ा हुआ सिस्टम। उन्हें मिलती हैं शेल कंपनियां, मतलब सिर्फ कागजों पर बनी नकली कंपनियां जिनका काम था पैसे को गोल गोल घुमाना। फिर मिलते हैं फर्जी बिल्स, बड़े बड़े राजनीतिक कनेक्शंस, और तो और एक इंटरनल ऑथराइजेशन कोड। इसका मतलब साफ था, कोई सिस्टम के अंदर बैठा आदमी ही इस पूरे खेल को चला रहा था। ये एक ऐसी मशीन थी जो काले धन को सफेद बनाने के लिए 24/7 काम कर रही थी। जांच आगे बढ़ती है और फिर आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। हितेश और उनकी टीम को एक पुरानी वीरान सी बिल्डिंग में एक अधजली फाइल मिलती है। उस फाइल में पैसों के लेन देन के रिकॉर्ड्स के साथ एक सिग्नेचर मार्क था। पूरा नाम नहीं, सिर्फ 2 अक्षर लिखे थे, JK। अब ये एक ऐसा सुराग था जो खतरनाक रूप से डिपार्टमेंट के अंदर ही किसी की तरफ इशारा कर रहा था। अब हितेश को पता था कि उन्हें कायदे कानून के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब सिस्टम पर भरोसा करना मतलब खुद को धोखे में रखना था। वो अकेले बिना किसी को बताए उस अज्जली फाइल में मिले पते पर पहुंचते हैं। शहर के बाहर एक पुराना सुनसान गोदाम, जहां सच उनका इंतजार कर रहा था। और वहां जो होता है वो सच में चौंकाने वाला है। गोदाम के अंधेरे से एक परछाई बाहर निकलती है,
और वो कोई और नहीं बल्कि खुद एसीपी जितेश कुमार होते हैं। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल शांत, मानो उन्हें पता ही था कि हितेश आएगा। और वो कहते हैं, मैं सोच ही रहा था तुम्हें कितना वक्त लगेगा। ये सवाल नहीं था, ये एक तरह का कबूलनामा था। और यहीं पर जितेश अपनी पूरी फिलॉसफी खोलकर रख देते हैं। उनका मानना है कि दुनिया सीधी उंगली से नहीं चलती। उनके लिए भ्रष्टाचार, रिश्वत, ये सब कोई गुनाह नहीं है, बल्कि इस गड़बड़ दुनिया में कंट्रोल बनाए रखने के जरूरी टूल्स हैं। वो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से वो खुद ही असली सिस्टम है। जाहिर है, हितेश उनके इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और बस अगले ही पल बातचीत एक जानलेवा हमले में बदल जाती है। जितेश के आदमी गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ये एक जाल था। हितेश अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं और जैसे तैसे वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब उन्हें सच तो पता था, लेकिन हाथ में कोई पक्का सबूत नहीं था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। अब हितेश की लड़ाई सिर्फ एक करप्ट ऑफिसर से नहीं है, वो उसी सिस्टम से लड़ रहे हैं जिसका वो खुद एक हिस्सा है। और उन्हें ये भी पता है कि जितेश को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से, एक अच्छी स्ट्रैटेजी से ही हराया जा सकता है। ये सच्चाई और सत्ता के बीच की एक फाइनल जंग है। तो हितेश अब एक बहुत ही होशियार और रिस्की चाल चलते हैं। वो जानबूझकर डिपार्टमेंट में ये झूठी खबर लीक करते हैं कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ा पुख्ता सबूत लग गया है। ये जितेश को घबराहट में डाल देता है और वो गलती कर बैठता है, अपने बचे खुचे पैसे को ठिकाने लगाने और अपने साथियों से मिलने के लिए। जैसे ही वो एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज करता है, हितेश अपना जाल बिछा देते हैं। हितेश चुपके से जितेश का पीछा करते हैं और उसकी पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें जितेश अपने सारे काले कारनामे खुद कबूल कर रहा होता है। अब ये था वो सबूत जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। और फिर हितेश अपनी लोकल पुलिस को कॉल नहीं करते। नहीं, वो सीधे एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस शहर का सिस्टम भरोसे के लायक नहीं है। और आखिर में जब जितेश को गिरफ्तार किया जा रहा होता है, तो वो हितेश से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे जाने से ये सिस्टम बदल जाएगा? इस पर हितेश का जो जवाब है वो पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, नहीं, लेकिन ये एक शुरुआत है। मतलब ये जीत एक बहुत बड़ी लड़ाई का बस पहला कदम है। तो ये कहानी खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब भ्रष्टाचार सिस्टम की जड़ों में इतना गहरा फैल चुका हो, तो क्या एक अकेले इंसान की ईमानदारी सच में कोई बदलाव ला सकती है? या फिर ये जीत बस एक छोटी सी कुछ देर की राहत है? सोचिएगा जरूर। ब्रो, तो बिलीव नहीं करेगा, इस केस में जो निकला ना, माइंड ब्लोइंग है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये पूरा सिस्टम का गेम था। हाँ यार, मतलब शुरू में पढ़ के एक मेडिकल डायग्नोसिस जैसा लगता है ये। लाइक कभी कभी एक बीमार इंसान का एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना, हड्डियां ठीक हैं, ऑर्गन सही जगह पर है। राइट, पर प्रॉब्लम उस इंसान के शरीर में नहीं, बल्कि उस एक्सरे मशीन में ही होती है जो वो तस्वीर निकाल रही है। एग्जैक्टली। आज के इस डीप डाइव में हम जिन इंटरनल पुलिस लॉग्स और छानी हुई केस फाइल्स को एनालाइज कर रहे हैं, उनकी स्टोरी बिल्कुल वैसी है। हम अहमदाबाद के राजीव खन्ना मर्डर केस की बातें करने वाले हैं। और मैं जब ये सोर्सेस पढ़ रही थी तो लिटरली दिमाग घूम गया मेरा। हाँ, और इसमें हमारा मिशन यही है समझना कि कैसे एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर हितेश कुमार, एक ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था से टकराया जहां कानून के रखवाले ही भक्षक बन चुके थे। ये सिर्फ एक किलर को पकड़ने की बात नहीं है। सही कहा, ये पूरे स्ट्रक्चरल करप्शन यानी संस्थागत भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की कहानी है। तो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं। सीन कैसा था? अहमदाबाद की एक बहुत ही पतली अंधेरी गली, रात का वक्त था। और वहां राजीव खन्ना नाम के एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की डेड बॉडी मिलती है। इंस्पेक्टर हितेश कुमार और कांस्टेबल पंकज वहां क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। और वहां जो पहली फोरेंसिक रिपोर्ट आती है वो सबसे अजीब थी। आई मीन, क्राइम सीन किसी आम खून खराबे जैसा नहीं था। एकदम क्लीन था, सटीक घाव, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई हाथापाई के निशान नहीं। हाँ, जैसे किसी प्रोफेशनल ने अपना काम बहुत सफाई से किया हो। पर इस बेदाग सीन पर एक बहुत ही अजीब चीज मिलती है, एक धातु का छल्ला, एक मेटल कीचेन। राइट, और उस पे उकेर कर लिखा हुआ था आरके, यानी राजीव खन्ना के इनिशियल्स। एक सेकंड, आई मीन, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अगर कातिल इतना एक्सपर्ट था तो उसने अपना कीचेन वहां क्यों छोड़ा? वही तो कैच है।
फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्लियर कहती है कि जब एक हत्या इतनी सफाई से होती है तो कातिल ऐसी बचकानी गलती कभी नहीं करता। एक अनुभवी इन्वेस्टिगेटर को तुरंत समझ आ जाएगा कि ये वहां गलती से नहीं छूटा था। मतलब सिंपल मर्डर नहीं था ये? नहीं, क्राइम सीन पे जो आरके कीचेन मिली ना, वो एक्चुअली प्लांटेड थी। व्हाट? मतलब किसी ने जानबूझ के फेक एविडेंस डाला? एग्जैक्टली ये एक चारा था जो पुलिस की जांच को एक गलत दिशा में भटकाने के लिए वहां रखा गया था। ओह वाह, ये तो बिल्कुल एक जादूगर के मिस डायरेक्शन जैसा है ना। लोग वहां देखते हैं जहां जादूगर चाहता है कि लोग देखें। पर यार, अगर कातिल इतना शातिर था तो इतना ऑब्वियस हिंट क्यों छोड़ेगा? क्योंकि पुलिस फोर्स की साइकोलॉजी उसको बहुत अच्छे से पता थी। आमतौर पर पुलिस वाले काम के बोझ तले दबे होते हैं, राइट? वो चाहते हैं कि केस जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। एक आसान सबूत उन्हें यही मौका देता है। ओह आई सी, आसान रास्ता। एक आम पुलिस वाला शायद उस कीचेन को पकड़कर किसी छोटे मोटे चोर पे केस डाल देता, पर हितेश ने वैसा नहीं किया। उसने इस आसान क्लू पर ट्रस्ट नहीं किया और वहीं से केस ने एक लंबा टर्न ले लिया। बिल्कुल, उसने सोचा कि अगर ध्यान भटकाया जा रहा है तो किस चीज से। उसने फिजिकल क्राइम को छोड़कर राजीव खन्ना के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। और वहां से तस्वीर पूरी तरह पलट गई। पैसे का खेल सामने आया। आरके एंटरप्राइजेस की फाइल्स में ऐसी चीजें मिली जो दिमाग खराब कर दें। फर्जी बिल्स, ऐसी कंपनीज जिनका सिर्फ कागज पर वजूद था। हाँ, जिन्हें हम शेल कंपनीज कहते हैं। पैसा यहां से वहां घुमाया जा रहा था, देश के बाहर भेजा जा रहा था। राजीव खन्ना इन कंपनीज को उन चीजों के बिल भेज रहा था जो कभी बेची ही नहीं गई थी। काले धन को सफेद करने का पूरा जाल, राइट? और इन सब में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे रमेश कपूर और अनिल मेहता, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। पर इन सब के बीच एक नाम जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट बनकर उभरा, वो था श्याम देसाई। श्याम देसाई पर शक होने के बहुत ठोस रीजन थे हमारे पास। जब फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन की यूवी लाइट से जांच की तो वहां एक दुर्लभ फैब्रिक के रेशे मिले थे। ऐसा कपड़ा जो सिर्फ महंगे एग्जीक्यूटिव सूट्स में यूज होता है। सच्ची। और उसके साथ केमिकल क्लीनिंग एजेंट के निशान भी थे ना वहाँ, जिससे जाहिर होता है कि किसी ने फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश की थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, आसपास के सीसीटीवी फुटेज में उस रात राजीव खन्ना के ऑफिस के पास श्याम देसाई की गाड़ी देखी गई थी। तो हितेश ने उसको इंटरोगेशन के लिए बुला लिया। और डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि शुरू में देसाई बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, पर जैसे ही हितेश ने इसके सामने वो फर्जी ट्रांजैक्शंस और कीचेन रखी, उसका पसीना छूट गया। ओके। वो हकलाने लगा और सारा इल्जाम अपने छोटे एम्प्लॉइज पे डालने लगा। राइट। पर यहाँ आकर केस थोड़ा उलझ जाता है। अगर हम लॉजिक लगाएं तो देसाई मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मैं यही सोच रही थी, अगर श्याम देसाई इन शेल कंपनी से इतने करोड़ों रुपए छाप रहा था तो वो खुद आकर किसी का खून क्यों करेगा? एक मिडिलमैन अपने बिजनेस के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। वो खुद इतनी सफाई से मर्डर क्यों करेगा? इसका जवाब यही है कि देसाई मास्टरमाइंड नहीं था, वो सिर्फ एक मोहरा था, एक पॉन। अच्छा, तो मतलब पैसा कोई और चला रहा था? एग्जैक्टली। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा, जेके। वेट, जेके कौन है? वो इंसान जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड था एसीपी। ब्रो व्हाट? एसीपी ही मास्टरमाइंड था? सही सुना, एसीपी जितेश कुमार। उसने पुलिस के इंटरनल सर्वर्स को ही फर्जी कंपनीज के नेटवर्क को छिपाने के लिए यूज किया हुआ था। ओह माय गॉड, आई मीन दैट इज टेरिफाइंग। पर हितेश को ये बात पता कैसे चली? उस सरगना तक पहुंचने का रास्ता तो किसी ऑफिशियल चैनल से नहीं मिला होगा ना? नहीं, हितेश को एक अनजान टिप मिली थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया कि जो तुम्हारी नाक के नीचे है उसी को गहराई से देखो। और तब उसने आरके एंटरप्राइजेस के इंटरनल सर्वर लॉग्स निकलवाए। वहां उसे एक छिपी हुई ऑथराइजेशन आईडी मिली जिसपे सिर्फ 2 इनिशियल्स लिखे थे, और वो आम ईमेल आईडी नहीं थी, राइट? जब हितेश और पंकज इस आईडी को ट्रेस करते हुए एक अबैंडन्ड वेयरहाउस पहुंचे, तब उन्हें असल खतरे का अंदाजा हुआ। वो वेयरहाउस शहर के बाहर था और वहां ताजा कदमों के निशान थे। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अंधेरे से उन पर सीधी गोलियां चलनी शुरू हो गई। उन पर जानलेवा हमला हुआ वहां। तब वाज इनसेन। बिल्कुल, जब पुलिस पर सीधी गोलियां चलने लगे तो इसका मतलब सामने वाला कानून से नहीं डरता, वो जानता है कि वो पुलिस से ज्यादा ताकतवर है। हितेश वहां से बच निकला और उसे वहां एक जली हुई फाइल मिली। और उस जली हुई फाइल के अंदर ही वो सबसे बड़ा क्लू था ना। उस ऑथराइजेशन आईडी को जब टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने ट्रेस किया तो वो पुलिस हेड ऑफिस के एक हाई लेवल सर्वर से जुड़ी निकली। हाँ, और वहीं से एसीपी जितेश कुमार का चेहरा बेनकाब हुआ।
उसने सालों से एक ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बनाई थी जहां स्थानीय नेताओं से लेकर गुंडों तक सब उसके इशारे पर नाचते थे। रिश्वत लेना, सबूत मिटाना, ये सब रोज का काम था। तो इसका मतलब हितेश जो पूरी जांच कर रहा था वो शुरू से ही एक ट्रैप था। जिस कानून और सिस्टम को वो कातिल पकड़ने के लिए यूज कर रहा था, वो सिस्टम खुद सबूत मिटा रहा था। एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए ये कितनी हेल्पलेस सिचुएशन होगी। बहुत हेल्पलेस। और यही एसीपी जितेश का सबसे बड़ा हथियार था, खौफ। उसके खिलाफ कोई आवाज इसलिए नहीं उठाता था क्योंकि सब जानते थे पूरा महकमा उसके कंट्रोल में है। मैंने उस रिपोर्ट में पढ़ा था जब एसीपी जितेश खुद चलकर हितेश के एविडेंस रूम में आया था। वहां का माहौल बहुत टेंस था। हाँ, जितेश ने बहुत ही शांत आवाज में हितेश को धमकी दी थी। उसने कहा था कि इस सच की दीवार के पीछे कहीं तुम्हारा अपना ही वजूद न दफन हो जाए। उसको लगता था करप्शन कुछ नहीं होता, बस ताकत बनाए रखने का एक व्यवहारिक तरीका है। यहाँ पर आकर तो आम इंसान हिम्मत हार ही जाता है। ये तो बिल्कुल उस इंसान के खिलाफ चेस खेलने जैसा था जिसका खुद का चेस बोर्ड हो और सारे रूल्स वो ही बनाता हो। ऐसे में आप गेम कैसे जीतोगे? वही तो। अगर हितेश एक आम डिपार्टमेंटल प्रोसेस फॉलो करता और अपने बॉस के खिलाफ केस फाइल करता, तो एसीपी जितेश उस प्रोसेस को तुरंत हाईजैक कर लेता। सबूत रातों रात गायब हो जाते और शायद कल हितेश का कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता। तो हितेश ने उसको उसके ही गेम में कैसे हराया? उसने कोई तो मास्टर स्ट्रोक खेला होगा। उसने गेम को चेस बोर्ड के बाहर ही निकाल दिया। हितेश ने समझ लिया था कि ये करप्ट सिस्टम अपने आप को कभी सजा नहीं देगा, इसलिए उसने सिस्टम के अंदर ही एक मास्टर ट्रैप बिछाया। हाँ, अच्छा, वो फेक हार्ड ड्राइव वाली ट्रिक। उसने डिपार्टमेंट में बहुत दबे शब्दों में अफवाह फैला दी कि उसने राजीव खन्ना केस की एक इंक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव ढूंढ ली है जिसमें सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और सबूत हैं। एग्जैक्टली। उसने किसी का नाम नहीं लिया, बस ये लीक किया कि उसके पास ठोस सबूत आ गए हैं जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल अटैक था। ओह वाओ! हितेश ने जितेश की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दिया। जब किसी ऐसे इंसान को लगे कि कंट्रोल उसके हाथ से जा रहा है तो वो डेफिनेटली घबराएगा। और जितेश पैनिक कर गया। उसे लगा अगर ये हार्ड ड्राइव सच में है तो बात डिपार्टमेंट से बाहर जा सकती है। तो वो रात के अंधेरे में अकेले बिना किसी गार्ड्स के निकल गया ताकि वो उस प्राइवेट ऑफिस बिल्डिंग में जाके फाइल्स मिटा सके जो उसकी शेल कंपनीज का हब था। पर उसको नहीं पता था कि हितेश अंधेरे में पहले से उसका इंतजार कर रहा था। राइट। हितेश ने अपने कपड़ों में एक हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस छिपाया हुआ था। अंदर जितेश और उसके कुछ लोग मौजूद थे और हितेश ने चुपके से उनकी बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और जितेश घबराहट में चिल्ला रहा था कि इस इंस्पेक्टर को आज रात ही रास्ते से हटाओ और सिस्टम को तुरंत वाइप करो। बूम! उसका कबूलनामा अपने आप रिकॉर्ड हो गया। पर तभी किस्मत ने टेस्ट लिया। हितेश के पांव के नीचे एक लकड़ी का फ्लोरबोर्ड आवाज करता है, क्रीक। उफ, दैट गिव्स मी चिल्स यार। मौत को आमने सामने देखने वाली बात थी ये। कमरे का दरवाजा खुला और हितेश सीधा एसीपी के आमने सामने था। और हितेश अभी भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने हितेश से कहा, तुम्हें लगता है मुझे एक्सपोज करके तुम इस सिस्टम को ठीक कर लोगे? उसको लगा एक आम रिकॉर्डिंग से वो पुलिस फोर्स को मैनेज कर लेगा। उसको पूरा यकीन था कि अगर हितेश ने बैकअप बुलाया भी होगा तो स्थानीय पुलिस ही आएगी ना, और लोकल फोर्स पर तो जितेश का ही कंट्रोल था। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा भी, बैकअप? पर हितेश वे कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसका जवाब एकदम सटीक था, तुम्हारे सिस्टम का नहीं, सच का बैकअप। ओह मैन, व्हाट अ लाइन। और तभी कमरे में पंकज दाखिल होता है, पर स्थानीय पुलिस के कपड़ों में नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी की टीम के साथ अंदर आता है। वही जितेश की सारी पावर जीरो हो गई। एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी आई जिस पर स्थानीय राजनीति या पुलिस का कोई जोर नहीं चल सकता था। जितेश कुमार के कंधों के सितारों का वजन 1 सेकंड में खत्म हो गया और वो तुरंत गिरफ्तार हो गया। पढ़ के लगता है कि एक अकेले ईमानदार ऑफिसर की शांत योजना ने पूरे भ्रष्ट नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। हितेश ने उन सबूतों को वहां भेजा जहां कानून की थोड़ी इज्जत बची थी। पर यार, क्या सच में जितेश के अरेस्ट के बाद सब परफेक्टली ठीक हो गया? सिस्टम के अंदर ही सिस्टम खराब हो चुका था। हितेश की ये जीत आखिरी जंग नहीं थी। हाँ, उसके अरेस्ट के बाद धूल खाती ही पुरानी केस फाइल्स अचानक खुलने लगी थी। पर एक अरेस्ट से रातों रात पूरा सिस्टम साफ नहीं हो जाता। ये स्टोरी सच में दिखाती है कि सच कितना डेंजरस हो सकता है। हम जब भी किसी क्राइम की बात करते हैं तो हमेशा लगता है दुश्मन बाहर से आएगा, कोई माफिया या गुंडा।
पर यहाँ तो दुश्मन अंदर ही थे। और इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है, जब वो लोग जिन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही कानून के भक्षक बन जाएं, तो सवाल उठता है, हु गार्ड्स द गार्ड्स? रखवालों की रखवाली कौन करेगा? सही बात है। ये केस फाइल्स हमारे दिमाग में एक बहुत गहरी सोच छोड़ जाती हैं कि क्या एक अकेले इंसान की हिम्मत इस पूरे स्ट्रक्चर को हिला सकती है, या ये एक बहुत लंबे संघर्ष की सिर्फ शुरुआत है। उस अंधेरी रात में हितेश ने सिर्फ एक केस बंद नहीं किया था, बल्कि उसने दिखाया कि सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर उस पे चलना जरूरी है। एब्सोल्युटली। शुरू में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी ना। हितेश ने उस फॉल्टी मशीन को, उस टूटी हुई व्यवस्था को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। उस प्लांटेड आरके कीचेन से लेकर जेके की सच्चाई तक का सफर हमें बताता है कि बड़े अपराधी सड़कों पर नहीं, अक्सर बड़े दफ्तरों में वर्दी पहनकर बैठे होते हैं। और जब चालें दोनों तरफ से एक ही बोर्ड पर खेली जा रही हों, तब एक आम आदमी किस पर भरोसा करे? खुद के असूलों पर या फिर आने वाले नए बदलाव पर? यही सवाल हमारे पास रह जाता है।